हेलो स्टूडेंट्स, आज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 12 है ये एनसीईआरटी का। पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने सर्कमफेरेंस एरियाज रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया है ऑलरेडी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके देख लीजिए, वहाँ पे एक्सरसाइज 12.1 मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। आज एक्सरसाइज 12.2 करेंगे और उससे जुड़ी जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा कॉन्सेप्ट है कि सेगमेंट्स क्या है। देखिए, मैंने आपको सर्कल बताया, एक सर्कल क्या होता है। आप सर्कल में कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए ऑपोजिट में। मान लीजिए मैं ये ऐसे दो पॉइंट ले लेता हूं। तो अगर मैं ये दो पॉइंट को मैं जोड़ता हूं, अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन से इस दोनों पॉइंट को जोड़ता हूं, मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, तो ये जो लाइन जो ए और बी को जोड़ता है उसे हम बोलते हैं कॉर्ड। तो यहाँ पे ए बी क्या है? कॉर्ड है। और सर्कल का सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड का नाम है डायमीटर। अगर यही कॉर्ड यहाँ सेंटर से पास होता, मान लीजिए ये सेंटर है यहाँ पे O, इस सेंटर से पास होता और ये भी सेम दो पॉइंट को जोड़ता जिसका नाम है A डैश और B डैश, तो ये A डैश B डैश जो है ये बनता डायमीटर। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से पास होता है और साथ ही साथ दोनों अलग पॉइंट को जोड़ता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हमारा होता है डायमीटर। यहाँ पे कॉर्ड हमने जाना। अब देखिए, मैं इस फिगर को थोड़ा सा मिटाता हूं। ये मान लीजिए मेरा सेंटर था और मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था। ये मेरा ए था, ये बी था। हम कैसे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें जो भी पॉइंट्स का हमें जोड़ना है, तो वहाँ पे हमेशा देखिएगा आप, यहाँ पे दो हमें अलग पार्ट्स मिलेंगे। एक ये वाला पार्ट मिल गया हमें सर्कल में, ये वाला पार्ट, ये एक पार्ट मिल जाएगा और एक पार्ट हमें नीचे मिल जाएगा। मतलब लाइन के दोनों पार्ट दो अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, एक ऊपर और एक नीचे लाइन के। तो जो पार्ट मैंने अभी ब्लू से कलर किया, ये क्या है? ये एक बड़ा पार्ट है जो ज्यादा एरिया कवर करता है, लार्जर एरिया। इस पार्ट को और इस पार्ट को हम दो सेगमेंट बोलते हैं, भाग, सेगमेंट। मतलब ए बी के ऊपर यहाँ पे एक सेगमेंट है मेरा सर्कल का और नीचे और एक सेगमेंट है। अब दो सेगमेंट में मुझे ये दिख रहा है कि दोनों सेगमेंट में जो एरिया है वो अलग है, ऊपर में छोटा है, नीचे बड़ा है। तो जो नीचे बड़ा का सेगमेंट है, बड़ा जो सेगमेंट है उसका हम बोलेंगे, उसको नाम करेंगे मेजर सेगमेंट से। उसको नेमिंग क्या करेंगे? मेजर सेगमेंट। और वैसे ही ये भी एक सेगमेंट है, तो क्योंकि इसका जो एरिया है वो छोटा है कंपेयर टू द लार्जर एरिया जो नीचे है, वो हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं कि हमेशा नीचे वाला पार्ट ही मेजर होगा या ऊपर वाला माइनर होगा। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। तो अगर मैं बता दूं यहाँ पे सेगमेंट डिपेंडिंग ऑन एरिया, दो चीज हो सकता है, एक है माइनर, एक है मेजर। जिसका एरिया ज्यादा रहेगा उसके हम बोलेंगे मेजर, जिसका एरिया कम रहेगा उसे हम बोलेंगे माइनर। तो कभी भी कोई भी दो पॉइंट्स को जोड़ता है, वो लाइन ए बी या जो भी लाइन है उसे हम कॉर्ड बोलेंगे। लार्जेस्ट कॉर्ड हमारा डायमीटर है। और लार्जेस्ट कॉर्ड, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि लार्जेस्ट कॉर्ड जैसे कि डायमीटर में जो होता है उसमें क्या होता है कि दोनों जो मेजर और माइनर है वहां पे उनका एरिया सेम रहता है, तो इसलिए वहां पे कोई सेगमेंट जो है उनमें हम मेजर माइनर नहीं बोल पाएंगे। जैसे कि ये मान लीजिए कि मेरा लार्जेस्ट कॉर्ड है ए बी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक सेगमेंट है, सेगमेंट वन, ये पूरा एरिया ऊपर में, और ये है सेगमेंट टू। ये जो पार्ट है ए बी में सेगमेंट वन और सेगमेंट टू, ये दोनों इक्वल है। मतलब सेगमेंट वन का एरिया
और सेगमेंट 2 का एरिया ये हमेशा आपको इक्वल मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर है, तो ऊपर में और नीचे में जो सेगमेंट होगा वो सेम एरिया में डिवाइड होगा। जो डायमीटर है, अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल divides it into two equal parts or segments into two इक्वल पार्ट्स और सेगमेंट। तो जो सेगमेंट 1 है और सेगमेंट 2 है वो इक्वल है। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों ये पूछ रहे होंगे, अपने मन में सवाल कर रहे होंगे कि सेगमेंट अगर हमें कॉर्ड ड्रॉ करना है तो क्या बस हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। अगर आपको कभी यहाँ पे ऐसा सेगमेंट दिख गया तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ये और इस पॉइंट को मिलाने के लिए। ये भी आपका एक कॉर्ड ही कहलाएगा। और यहाँ पे ये माइनर सेगमेंट और ये पूरा मेजर सेगमेंट हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेक्टर्स। आप कभी भी अगर सेंटर से एक रेडियस खींचेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा। अगर आप और एक रेडियस खींचते हैं उस रेडियस को छोड़ के कहीं पे भी, मान लीजिए कि मैंने ये रेडियस खींचा, सेगमेंट में क्या होता है कि मैं सेम रेडियस जो खींचता हूँ वो उसके लाइन को स्ट्रेट कर देता हूँ। मान लीजिए कि अगर डायमीटर है वो सेगमेंट, तो क्या होगा, वो कॉर्ड में ऐसा होगा, डायमीटर में ये O होगा, ये A होगा, ये B। मैं आपको ऐसे खींचने नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में खींचने बोल रहा हूँ। वो एरिया ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी खींच सकता है उसको, ये भी दो लाइन हो सकता है, मतलब ये एक लाइन और ये एक लाइन। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए ज्यादा बड़ा लाइन खींच रहा हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने ये O से A एक बार खींचा और ये B एक बार खींचा। अब यहाँ पे OA और OB दोनों जो लाइन है वो क्या है, रेडियस है सर्कल के, इसलिए दोनों लाइन आपस में भी इक्वल होंगे। अब ऊपर में देखिए आप, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया, एक कोन टाइप का आपको दिखाई दिया, जिसमें आप अगर उस कोन को डिवाइड करेंगे तो आपको एक ट्रायंगल दिखेगा और फिर नीचे में आपको एक ऐसा एक बोट टाइप का एक शेप मिलेगा। तब जाके अगर हम दूसरे को, दोनों को प्लस करेंगे तो आपको ये शेप मिलेगा, राइट। इसको आप बोल सकते हैं, इस शेप को आप बोल सकते हैं अ सेक्टर। आप क्या बोल सकते हैं इसको, इस पूरे शेप को आप बोल सकते हैं सेक्टर। तो मैंने जो जो आपको दिखाया उसमें मैंने आपको क्या दिखाया, सेक्टर क्या है अभी और सेगमेंट क्या है। अब सेक्टर में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे O था और मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, तो मेरे यहाँ पे क्योंकि एक ट्रायंगल बना था, ऊपर में एक ट्रायंगल बना था ना, और नीचे फिर ऐसा था, तब जाके ये पूरा एरिया में बना। तो ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं आर्क। मतलब ये जो पार्ट है ये कहलाएगा आर्क। तो सिमिलरली ऊपर का ये भी पार्ट क्या कहलाएगा, आर्क ही कहलाएगा, वो भी एक आर्क है। जैसे कि मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट था, वैसे ही जो नीचे वाला आर्क है, क्योंकि ये एक छोटा आर्क है तो ये आपका कहलाएगा माइनर आर्क। और ऊपर वाला जो आर्क है, क्योंकि वो एक बड़ा आर्क है, वो बनेगा मेजर आर्क। और देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे ऐसे खींचा, तो मान लीजिए कि ये कोई केक है, तो अगर केक को आप ऐसे काटते हैं तो आपने तो ये पोर्शन खा लिया, ये वाला पोर्शन आपके पास अभी नहीं है, अभी आपके पास है ये ऊपर वाला पोर्शन। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। क्यों? क्योंकि मेजर सेक्टर, सॉरी मेजर आर्क तो इसमें कर्व लाइन है, मेजर सेक्टर क्यों, क्योंकि ये मेजर एरिया कवर करता है, सर्कल का मेजर एरिया ये कवर करता है, इसलिए ये बन जाएगा मेजर सेक्टर। सिमिलरली ये आपका एरिया बन जाएगा माइनर सेक्टर।
तो होपफुली आपको समझ में आया मेजर सेगमेंट माइनस सेगमेंट, मेजर सेक्टर माइनस सेक्टर और मेजर आर्क माइनर आर्क। मैं इसको अगर मिटा के आपको एक बार फिर से एक फ्लो चार्ट टाइप का दिखाऊं तो मैंने आपको समझाया सेगमेंट और मैंने आपको समझाया सेक्टर। सेक्टर में आपको दिखेगा मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। सिमिलरली यहां पे आपको दिखेगा मेजर सेगमेंट और यहां पे आपको दिखेगा माइनर सेगमेंट। दोनों किस चीज से हम बेस में कवर कर रहे हैं, ये हम एरिया के बेस में बोल रहे हैं। एरिया कम तो माइनर, एरिया ज्यादा तो मेजर। सेक्टर में आपको माइनर सेक्टर में जो आर्क दिखाई देगा वो बनेगा माइनर आर्क, और मेजर सेक्टर में जो आपको आर्क दिखाई देगा वो बनेगा मेजर आर्क। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एरिया ऑफ अ सेक्टर। आप अगर ध्यान से देखें, जैसे कि आपको पता है कि एक सर्कल में जैसे कि एक स्क्वायर हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, या कोई भी एक ट्रायंगल हो गया, हर एक में आप वहां पे एंगल का कॉन्सेप्ट रहता है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कोन्स नहीं है, मतलब कोई वर्टिसेस नहीं है या कोई आपको एजेस नहीं दिख रहे हैं। सर्कल में भी एंगल का कॉन्सेप्ट है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सम ऑफ द एंगल क्या है, 90 90 90 90। अगर ये एक रेक्टेंगल है, अगर नहीं भी है तो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो मैक्सिमम 360 डिग्री होना है, उससे ज्यादा नहीं होगा। सम ऑफ द एंगल जो है वो 360 डिग्री होगा। ट्रायंगल अगर होगा उसमें होगा 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे ये जो गोल आप यहाँ पे सेंटर में ड्रॉ कर रहा हूं, इसका पूरा जो एंगल है, अगर मैं इसका एक चक्कर लगा दूं, इस यहां से अगर स्टार्ट करके यहाँ पे एक स्टार्ट चक्कर लगा दूं, तो जो मेरा एंगल बनेगा वो बनेगा 360 डिग्री। तो एंगल, टोटल एंगल क्या है, 360 डिग्री। अब मैं एक सेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, इसको आप मान लीजिए कि एक सर्कल है, तो इसमें टोटल क्या है, सेक्टर। मान लीजिए कि ये मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया और उसी लाइन के ऊपर और एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो मैं ये जो एक सेक्टर में ड्रॉ कर रहा हूँ यहां से लेके यहां तक पूरा, तो उसका क्या एंगल बनेगा, 360। सिमिलरली अगर मैं और एक सेक्टर बना रहा हूं, मान लीजिए कि मैं ये एक सेक्टर बना रहा हूं, ओ ए यहाँ पे बी, तो एंगल ए ओ बी भी वहां पे होगा कुछ, तो वो एंगल ए ओ बी जो है उसे हम थीटा से डिनोट करेंगे। तो ये जो एंगल है पूरा अगर होता तो 360 होता, इतना कितना है, थीटा। ये तो आर्क है, आपको पता ही है। अब अगर हम एरिया ऑफ फुल सर्कल निकालें तो इसका मतलब क्या है कि हम ये पूरे कंप्लीट 360 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, फॉर कंप्लीट 360 डिग्री। पूरे सर्कल का तो 360 है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर विथ थीटा इज इक्वल टू, वहां पे 360 डिग्री था, तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ द सर्कल वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस। तो अगर 360 के लिए पाई आर स्क्वायर है, तो 1 डिग्री के लिए कितना है, यूनिटरी मेथड, पाई आर स्क्वायर बाई 360। तो अगर हम अभी हमें चाहिए थीटा, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, तो वो थीटा डिग्री के लिए कितना होगा, इंटू यहाँ पे थीटा कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी थीटा मल्टीप्लीकेशन हमें करना पड़ेगा, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने यही आपको बताया। मान लीजिए कि आप बाजार गए, आपने 1 किलो के लिए
1 किलो कोई आइटम खरीदा, मान लीजिए आपने कुछ फ्रूट्स खरीदे, तो 1 किलो के लिए आपने सेम फ्रूट का जो प्राइस है आपने 1000 रुपए दिए फॉर 1 किलो, मान लीजिए। तो आप 1 ग्राम के लिए कितना देंगे? आप 1000 बाय 1000 देंगे, क्योंकि 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, तो 1 रुपीस देंगे आप। सिमिलरली थीटा जो है उसके लिए आप कितना देंगे? थीटा बाई 360, क्योंकि आप पूरे कंप्लीट के लिए पाई आर स्क्वायर दे रहे हैं, तो एक के लिए आप कितना दे रहे हैं? 1 बाई 360 बाई पाई आर स्क्वायर। तो अगर n जो भी आपको पूछा है उसके लिए आप कितना देंगे? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो टू मेक इट वेरी शॉर्ट, जिन्हें डायरेक्टली अभी फॉर्मूला चाहिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? फॉर एनी सेक्टर with an angle theta and radius r, the area of sector will be theta by 360 into pi r square, जो कि है एरिया ऑफ सर्कल। ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप अब मुझे ये बताइए कि मैंने इसका थीटा निकाला, तो ये बाकी एंगल का कितना होगा? एनी आइडिया? ये 360 माइनस थीटा होगा जो बाकी बचेगा, तो उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया होगा सिमिलरली 360 बाई थीटा जो बचा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे दिखेगा कोई एक वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन देखा, मैंने बताया कि इस एंगल का जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री, तो बाकी का कितना होगा? 360 माइनस 90 मतलब 270। तो अगर कोई आपसे बस इसका जो एरिया है वो पूछे, तो ऑब्वियसली एरिया छोटा होगा इसके कंपैरिजन में, तो ये क्या होगा? माइनस सेक्टर। तो इसका एरिया क्या निकलेगा आपको? 90 बाई 360, 90 डिग्री बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर। मैं अगर इसको काट दूं, 90 1 जा 90, 94 जा 360, यहाँ पे क्या निकलेगा फिर मेजर में? ये तो मेजर आर्क बन गया। इसमें आपको निकलेगा 270 बाई 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब 90 इंटू 3, 90 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 90 से अगर मैंने डिवाइड किया, 9 3 जा 9 4 जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क। देखिए, आर्क में किसे बता रहा हूं? ये पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स है, ये जो बाउंड्री है, इसके अंदर के लिए मैंने एरिया लिया था, वहां पे मैंने एरिया ऑफ सर्कल लिया था। बाउंड्री के लिए मैं क्या लूंगा? बाउंड्री के लिए मैं वैसे लेता क्या हूं? सर्कमफेरेंस। तो अगर कंप्लीट बाउंड्री के लिए, कंप्लीट बाउंड्री का तो 360 एंगल है, क्यों? क्योंकि इस पूरे सर्कल का जो एंगल वो 360 मैंने आपको बताया। तो उसके लिए कितना हम लेते हैं? सर्कमफेरेंस जो एंगल का होता है, सर्कल का होता है, वो है 2 पाई आर या पाई इंटू 2r, 2 पाई आर। तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा? 360 से डिवाइड करेंगे इसको, तभी आपको 1 डिग्री का मिलेगा। तो इसे अगर 360 से इधर डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी करना है, 2 पाई आर। तो थीटा के लिए कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो थीटा। थीटा डिग्री के लिए कितना होगा? थीटा बाई 360 इंटू सर्कमफेरेंस। वहां पे हमने लिया था एरिया, यहाँ पे हम लेंगे सर्कमफेरेंस। क्यों? क्योंकि हम बाउंड्री में सवाल कर रहे हैं, हमको अंदर नहीं घुसना है इस सर्कल का, बाउंड्री पे सवाल कर रहे हैं। तो पूरे बाउंड्री का तो 360 इंटू 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर जो हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पे 360, वहां पे हम क्यों मल्टीप्लाई नहीं करते? क्योंकि वहां पे एंगल का बात नहीं आता है, यहाँ पे एंगल का बात है, इसलिए हमने 360 को लेके आया। 360 के लिए अगर 2 पाई आर होता है तो एक के लिए 1 बाई 360 इंटू 2 पाई आर, तो जितना पूछा गया उसके लिए थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये हमारा इसमें फॉर्मूला लग गया, मतलब थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। इसको हम वैसे L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर इज इक्वल टू L थीटा बाई 360 2 पाई आर। सिमिलरली इसमें मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट आता है,
तो अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे सेक्टर लिए हो, यहाँ पे आपने माइनर देखा है तो ऊपर में मेजर रहेगा। तो माइनर के लिए अगर थीटा है तो मेजर के लिए कितना होगा 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये मैंने बताया माइनर के लिए या मेजर के लिए। अब जो भी आपको, जैसे अगर मैं माइनर में थीटा पकड़ा हूं तो मेजर में होगा, अगर मेजर में थीटा पकड़ा हूं तो माइनर में 360 माइनस थीटा हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर में आपको अभी बता दिया ऑलरेडी। आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर में बताऊंगा। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर मैं यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ तो ये मेरा माइनर हो गया। तो माइनर के लिए कितना होगा थीटा बाई 360। तो यहाँ पे मेजर के लिए कितना होगा एंगल 360 माइनस थीटा, जो बाकी बचा है बाई 360। एरिया पूछा है तो पाई आर स्क्वायर, एरिया पूछा है तो पाई आर स्क्वायर। बस यहाँ पे एक्चुअली मुझे आपको सेगमेंट का भी दिखाना है, वो मैं आगे आपको फर्दर दिखाऊंगा। जैसे मैं सेगमेंट से मतलब क्या है मेरा, इसका मुझे दिखाना है। और मैंने आपको क्या बताया कि एक क्या है ट्रायंगल है और एक बोट प्लस शेप का है, दोनों मिला के ये होता है पूरा सेक्टर। तो मुझे आपको इसका एरिया दिखाना है, वो मैं आगे आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा। पहला हम क्वेश्चन जो एग्जांपल से उठाए हैं, यहाँ पे हमें पूछा है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखिए ये कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो मतलब ये माइनर बनेगा क्योंकि इसका एरिया भी छोटा आएगा। तो अगर ये 30 डिग्री है, टोटल तो 360 है, माइनस 30 करेंगे तो बाकी वाला हमें कितना मिलेगा 330। तो मेजर का जो सेक्टर होगा उसका जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा डैश पकड़ लेते हैं, वो क्या बनेगा 330। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या बनेगा 330 बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। अब यहाँ पे मुझे दिख गया ऑल्सो, तो मुझे माइनर सेक्टर का भी मतलब निकालना था। तो माइनर क्या निकालना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनर सेक्टर के लिए 30 बाई 360 पाई आर स्क्वायर। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले आप माइनर का निकाल लीजिए। माइनर के लिए कितना होगा 330 बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4। अब यहाँ पे कितना आपका वैल्यू आएगा 1 बाई 120 या 1 बाई 12, 120 नहीं आएगा 1 बाई 12 इंटू 22 बाई 7 इंटू 16। 4 4 जा 4 3 जा मतलब 22 बाई 21। या आप पाई का वैल्यू पाई लेने लीजिए, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 बाई 3 पाई। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। मैंने पाई को मैंने मान लीजिए कि पाई को मैंने कुछ छेड़ा नहीं, पाई ऐसा ही है, पाई जैसा। मेजर सेक्टर के लिए क्या होगा, जो बाकी बचा रहेगा, तो उसमें हम ये भी बता सकते हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल माइनस ये वाला अगर करेंगे तो बाकी निकल जाएगा। मेजर सेक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई 4 स्क्वायर माइनस 4 बाई 3 पाई। तो 16 पाई माइनस 4 बाई 3 पाई मतलब 48 माइनस 4 बाई 3। मैंने एलसीएम लिया है 16 और माइनस, इसका मैंने एलसीएम लिया है 4 3 जा 48, 16 3 जा 48 माइनस 4 बाई 3 इंटू पाई इज इक्वल टू 44 बाई 3 इंटू पाई। ये मेजर का निकलेगा। या आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं एंगल्स में भी। 360 माइनस 30 बाई 360 इंटू पाई इंटू 16 स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू मुझे 3.14 दिया, वो मैं एकदम लास्ट में निकालूंगा। पाई में सारा चीज कन्वर्ट करके उसमें बाद में निकालूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 330 बाई 36। ये 0 0 काट दो, 16 स्क्वायर 13, 33 बाई 36 आएगा ना। 3 11 सा 3 12 सा इंटू पाई इंटू यहाँ पे 4 स्क्वायर होगा तो बस 16 आएगा। 16 4 4 4 सा
4 3 सा, ये आंसर आएगा 44/3 पाई। देखिए सेम आंसर आ रहा है। अब मैं डायरेक्टली अब 44 को बाई 3 इंटू 3.14 करके कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर आपको अप्रॉक्स माना है तो आप उसे वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ तक भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप पाई को छूना चाहते हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर इन डिटेल। ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ एरिया ऑफ माइनस सेक्टर इन डिटेल। देखिए आपको अगर कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है जहां पे आपको सेक्टर दिख रहा है, वहां पे कोई एंगल दिख रहा है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एंगल लिया 90 और यहाँ पे मैं अपना सेक्टर बना रहा हूँ, तो मैंने सेक्टर में क्या बोला कि एक आपको सेगमेंट भी दिखेगा। अगर आप यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ कर दो तो ये सेगमेंट है आपका, एक माइनस सेगमेंट है। तो जो एरिया दिखेगा वो सेगमेंट दिखेगा एक, प्लस एक ट्रायंगल दिखेगा। अब ट्रायंगल में अगर ये 90 है, मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल मान सकता हूँ। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये मेरा आर है, ये मेरा आर है। टोटल अगर मैं इसकी बात करूं, ए ओ बी सेक्टर, इस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, उसकी अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब मुझे मिलेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब ये 1/4 पाई आर स्क्वायर का मतलब यही है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये बी है, प्लस एरिया ऑफ आर्क ओ बी, ये आर्क है, आर्क का एरिया, आर्क का एरिया नहीं सॉरी, सेगमेंट का एरिया, सेगमेंट ओ बी, सेगमेंट है, आर्क तो बस ओ बी का ही आर्क है, सेगमेंट का एरिया ओ बी। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर हमें सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को पाई आर स्क्वायर से माइनस करना पड़ेगा, और अगर मुझे ट्रायंगल का निकालना पड़ेगा तो एरिया ऑफ जो सेक्टर है उससे मुझे माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे एक लाइन खींचना है। हमेशा आप यही स्टेप फॉलो कीजिएगा। आपको मैं ये ट्रायंगल दिखा देता हूँ, ये ए, ये ओ है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत किया था बहुत कुछ, ये ओ ए होगा। ठीक है, आप करेक्शन कर लीजिएगा, सेंटर में मैंने ओ माना है। ये ओ है, ये ए है, ये बी है। तो आपको ये मैंने बताया ये 90 डिग्री है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपको यहाँ से और यहाँ तक एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। मतलब ये लाइन ए बी के लिए परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे। और ये लाइन का क्या खासियत होगा कि ये लाइन इस एंगल को ए और बी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब डिवाइड करेगा टू इक्वल पार्ट्स में। एंगल जो है हाफ हो जाएगा, ए ओ बी का हाफ हो जाएगा। तो ये एंगल क्या होगा, ये 90 था टोटल, ये क्या होगा 45, ये क्या होगा 90, सिमिलरली ये क्या होगा 90, ये क्या होगा 45। अब हमारे लिए बहुत सही रहेगा ये एक प्रॉपर्टी याद करना जो हमने बस सर्कल में क्वेश्चन क्लास 9 में सीखा था, कि ए बी को अगर मैं इस पॉइंट को मान लूं ओ डी डिवाइड करता है इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो मतलब ए डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, अब ओ ए क्या है, ओ ए तो रेडियस है क्योंकि ये सेंटर था। भूल मत जाइएगा, काफी कॉम्प्लेक्स है लेकिन आराम से, इसलिए मैं यहाँ पे अलग से इसमें फिगर ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ। आर है ये, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एक हाइट मान लीजिए आप ट्रायंगल सर्कल ये एंगल का, तो इसको मैं हाइट मान लेता हूँ। ओडी जो है मैं इसको हाइट मान लेता हूँ। तो मुझे पता है कि हाइट यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करना है, ओडी इंटू ए बी यही करना है, इंटू हाफ। मेरे पास आर दिया हुआ है, मेरे पास और कुछ नहीं दिया हुआ है। ओडी रेडियस नहीं है, ओडी तभी रेडियस होता है अगर ये यहाँ पे टच करता है, यहाँ पे डी नहीं है, डी यहाँ पे है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपल सा, मैं यहाँ तक आप लिख लीजिए और इसको नोट कीजिए, मैं फिर से इसको मिटा के आपको दिखा रहा हूँ। मुझे सिंपल सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है। ओ, मैंने एक ट्रायंगल पकड़ा, हाँ, और एक ट्रायंगल है नीचे, ऐसा आप मान लीजिए, यहाँ पे और एक ट्रायंगल है, ओ डी ए बी, नीचे बी है। इस ट्रायंगल को मैं पकड़ूंगा, ये 90 है, ये 45 है। अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा, ये भी 45 होगा। तो ये 45, ये 45, ये आर है। मतलब मेरा हाइपोटेन्यूज जो है इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जिसका नाम है एडीओ, उसके लिए हाइपोटेन्यूज मेरा आर है। ये मेरा परपेंडिकुलर है एडी, और ये मेरा बेस है, ऐसा मैं मान सकता हूं। तो मेरा यहाँ पे क्या दिखा दे रहा है कि साइन अगर मैं 45 लूंगा, साइन 45 मतलब इसके लिए, अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, क्योंकि ये भी 45 है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरा है एडी, हाइपोटेन्यूज मेरा है आर। तो साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, 90, 45, 1/√2 आया साइन 45 का वैल्यू, इज इक्वल टू एडी बाई आर। तो आर का वैल्यू तो मुझे पता है, ये तो मुझे गिवन है, ये मुझे निकालना नहीं है। जो गिवन नहीं है वो मुझे निकालना है, एडी का वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, एडी इज इक्वल टू आर बाई √2, आर बाई √2, क्योंकि आर गिवन है इसलिए मैंने आर के टर्म में निकाला। अगर यहाँ पे एडी कहीं पे कोई क्वेश्चन में दिया रहेगा तो मैं आर को निकालूंगा एडी के टर्म पे। तो ऐसे करके आपको निकालना है। तो मेरा जो फाइनल आंसर मिला वो मुझे ये आर मिला, ये आर बाई √2 मिला। सिमिलरली अगर ये मैं ऐसे करके देखूं कि ये मेरा अभी थीटा है, तो ये भी मुझे आर बाई √2 मिलेगा। या फिर मुझे ये भी पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और इनका वैल्यू क्या होता है, 1/√2। तो सिमिलरली ये भी मुझे r/√2 मिलेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपको ये दिखाया, इसलिए मैंने 90 डिग्री का इक्वेशन यहाँ पे एंगल का वैल्यू लिया था, ताकि आपको समझाना इजी हो। बाकी हम अदर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी करेंगे इसमें, अदर वैल्यूज लेके। तो ये मेरा r/√2 निकला, ये मेरा r/√2 है। तो ये अगर r/√2 है, ये भी r/√2 है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ये परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अगर कोई हम ड्रॉ करेंगे कोई कॉर्ड के ऊपर, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो बाइसेक्ट करेगा। ये लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। तो ये अगर r√2 है, ये भी r√2 है, और ये r है। तो हमारा अब आंसर जो है निकालना बहुत ईजी हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर तो हम निकाल ही सकते हैं θ/360 से, इंटू πr²। एरिया ऑफ ट्रायंगल में निकाल सकता हूँ हाफ इंटू ए बी। ए बी का वैल्यू क्या है, ऐसे 2r√2 है, r√2 2 है, प्लस r√2, मतलब इंटू 2 करेंगे, r√2 इंटू 2 ही करेंगे ना। सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 2√2, यहाँ पे r/√2 होगा, ठीक है सर, r/√2, 2 इंटू r/√2, r/√2, ठीक है, इंटू r/√2। तो ये दो हमने लिया था इसके लिए, और r/√2 हमने किसके लिए लिया, इसके और इसके लिए। एक r/√2 इसका और एक r/√2 इसका। यहाँ पे मैं आपको फिर से करके दिखा रहा हूँ, इनकेस ये आपको मेसी लग रहा है। आपने यहाँ तक तो नोट कर ही लिया होगा। ये मेरा बेस बना r/√2 बाई r/√2। तो इन दोनों का मतलब है 2 इंटू r/√2, और इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था r/√2। तो हाफ इंटू, ये हाइट है मेरा, ये बेस है मेरा, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू r/√2 इंटू r/√2। ये बेस का, ये 2 कैंसिल, r r r स्क्वायर, √2 इंटू √2 2,
ये आपको पता है रूट ए इंटू रूट ए इज इक्वल टू ए, सो रूट टू इंटू रूट टू 2। ये आपका यहाँ पे आंसर होगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। लेकिन हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकाला है। अब इस क्वेश्चन का एरिया हमने निकाल लिया है r² by 2, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। निकालना क्या है, अब एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट क्या है, सेक्टर का पूरा कंप्लीट पता है, इसका हमें मिल गया r²/2। इस कंप्लीट का हमें पता है, अगर r²/2 इसका है तो इस कंप्लीट का भी हमें पता है। इस कंप्लीट का क्या है 90/360 इंटू πr² मतलब 1/4 πr²। तो इससे अगर इसको माइनस कर देंगे तो छोटू जो ये सेगमेंट है माइनस सेगमेंट, इसका भी हमें निकल जाएगा, क्योंकि ये इज इक्वल टू ये प्लस ये एरिया है। तो इसका अगर हमें निकालना है तो हम इससे इसको माइनस कर देंगे, डायरेक्टली हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे डील करना है, जो मैं अभी आपको आगे करवाने वाला हूँ। देखिए, फाइंड एन एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। ए वाई बी मतलब इसका सेगमेंट का एरिया निकालना है। ये हमें क्या दिया गया 120। मैं इस ट्रायंगल को एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ए बी, ये 120, ये ओ, यहाँ पे 21, यहाँ पे 21। लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे डी लिख देंगे तो ए डी और डी बी यहाँ पे दो इक्वल भागों में भाग हो जाएगा ए बी। तो मेरा आंसर मैं एक राइट एंगल से लूंगा, मैं पूरा ट्रायंगल नहीं लूंगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल से लूंगा। ये मेरा डी है, यहाँ पे सिमिलरली बी भी है, मैं बी को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ अभी, तो मुझे एक से ही आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे ए डी ओ, यहाँ पे 21 है, ये कितना है 90। इसको सिमिलरली डिवाइड करेगा तो ये 120 है, उस बार 90 था तो 45 45 हुआ था, यहाँ पे क्या होगा 60 60, क्योंकि दो बाइसेक्ट करेगा। तो ये अगर 60 है तो ये कितना होगा 30। मुझे हाइपोटेन्यूज मिल गया, मुझे परपेंडिकुलर मिलना है और मुझे बेस मिलना है। परपेंडिकुलर इंटू बेस, यही मुझे करना है। ये बेस और एक है, तो ये बेस 1 प्लस बेस 2 इज इक्वल टू बेस। तो ये मेरा ट्रायंगल का मिल रहा है। ट्रायंगल को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता है। 30 60 और ये मेरा था O, ठीक है। तो O टू A था मेरा 21, ये हाइपोटेन्यूज था। कॉस ऑफ अगर हम 60 लें, cos 60 का वैल्यू कितना है हाफ, तो ये मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos 60 का हाफ मिलेगा, मतलब cos का मतलब तो बेस बाय हाइट है और cos 60 का वैल्यू हाफ है, तो बेस बाय हाइट हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज का मुझे वैल्यू क्या है 21, तो बेस का वैल्यू क्या मिल जाएगा 21/2। तो ये जो वैल्यू है मुझे मिल जाएगा 21/2। cos 60 इज इक्वल टू sin 30, क्योंकि 60 प्लस 30 क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। या आप डायरेक्टली ऐसे भी निकालें कि sin 30 का वैल्यू क्या है, उसका भी हाफ है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाफ। तो ये अगर हाफ है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या निकलेगा, हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है r21, तो वो भी 21/2। तो अगर मैं सारा चीज मिटा दूं यहाँ पे, याद रखिएगा कि हमें क्या क्या मिला है यहाँ पे आंसर। यहां से लेके यहां तक हमें क्या मिला 21/2। यहां से लेके यहां तक हमें क्या मिला 21/2। तो यहां से लेके यहां तक भी क्या होगा 21/2। टोटल ए बी का वैल्यू क्या होगा, ए बी का वैल्यू होगा 2 इंटू, ऐसे दो 21/2 है, एक और दो इज इक्वल टू 21। तो ए बी का वैल्यू 21, एओ का वैल्यू 21, और एओ क्या है रेडियस भी है, और ओ डी यहाँ पे मैंने डी माना था, तो ओ डी का वैल्यू 21/2। ट्रायंगल एओ बी का वैल्यू तब मुझे क्या मिला, हाफ इंटू 21 फॉर बेस
and 21/2 for the height. 441/4, 21 का स्क्वायर 441 होता है। नेक्स्ट हमें सेक्टर निकालना है, तभी हम सेक्टर, क्योंकि देखिए सेक्टर क्या है, सेक्टर इज इक्वल टू वो छोटा ट्रायंगल प्लस वो सेगमेंट, यही था। इसका वैल्यू हमें मिल गया 441/4। इसका वैल्यू हमें निकालना है, इसका जो सेक्टर का वैल्यू, अब एग्जाम में आप ऐसे मत डिनोट कीजिएगा, आप लिखिएगा यहाँ पे एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट या एरिया ऑफ सेगमेंट जो मांगा है, सेगमेंट ए वाई बी, ऐसे लिखिएगा, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे ड्रॉ करवा रहा हूँ। सेक्टर इज इक्वल टू क्या है 120, वो तो थीटा बाई 360, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, थीटा पूरा लिखना है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे के लिए 360 तो थीटा के लिए थीटा बाई 360, तो 120/360, वो भी अलग कॉन्सेप्ट है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, 120/360 पाई आर स्क्वायर is equal to 1/3 pi r square. So 1/3 pi r square प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। तो यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, वही 21 का स्क्वायर, तो 441/3 इंटू पाई मतलब 22/7, और इसका मैंने यहाँ पे रखा है ऐसे, बाद में मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा और फिर इसको माइनस करूंगा। 7 3 21, यहाँ पे फिर 21 आ जाएगा, फिर 21 इंटू 22, मुझे आंसर पता है 462 है, मैंने उस बार आपको करके बताया था, वही आपको करके बताया था ना, बी स्क्वायर प्लस 1 मतलब 441 प्लस 21 इज इक्वल टू 462। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको 462 माइनस 441/4 इज इक्वल टू ये वैल्यू। अब आप इसको एलसीएम ले लीजिए या फिर आपको डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए। देखिए 440 अगर होता तो मेरा आंसर, अगर देखिए मेरा क्या है 440 प्लस 1 है बाई 4, इसके लिए मेरा क्या आएगा 110, इसके लिए क्या आएगा 0.25, तो 110.25, तो मेरा आंसर जो आएगा 462 माइनस 110.25 इज इक्वल टू इसका आंसर, माइनस कर लीजिएगा यहाँ पे 110.25, यहाँ पे आएगा 0.75, ये 1 इधर आएगा 351, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा 351। तो अगर मैं समराइज करके आपको बताऊं कि जो सेगमेंट का मुझे एरिया पूछा है वो कितना आएगा 361.75, यही आया था ना, 361 आया था कि 351 आया था, एक बार चेक कर लीजिएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बस ये याद रखिएगा कि सेगमेंट इज इक्वल टू सेक्टर, सॉरी ये ऐसा नहीं होगा, सेक्टर माइनस ट्रायंगल, तो सेगमेंट आपको मिल जाएगा। और ट्रायंगल के लिए मैंने बताया हाइट एंड बेस कैसे निकालना है, उसके बाद आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2, डायरेक्टली एग्जांपल हमने दो देखा, 12.2 में डायरेक्ट मूव करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6, एंगल क्या है 60 डिग्री, ये हमारा थीटा का वैल्यू है, हमें पता है थीटा बाई 360 पाई स्क्वायर। अब तो पता है, अब तो इतना सारा क्वेश्चन हमने कर लिया, मतलब इतना सारा कॉन्सेप्ट तो देख लिया। थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 मतलब 60/360, 360 इसमें 1/6 आएगा, 61 × 60, 66 × 360, तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं 1/6 पार्ट ऑफ अ सर्कल एरिया, तो 1/6 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 6 क्यों, ये 2 6 है ना, आर स्क्वायर है, 6 कट गया तो आंसर क्या आएगा 6 पाई, ये आपका आंसर आ सकता है। या फिर आपको अगर पूछे तो 622, 6 इंटू 22 आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट का मतलब क्या आपको मैं बता देता हूँ, ये मैं आपको क्वाड्रेंट का मतलब बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने एक डायमीटर खींचा ऐसे हॉरिजॉन्टली ए बी, ये आपका सेंटर है ओ, और फिर आपने उसी में और एक डायमीटर खींचा जो पूरा एक दोनों के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर,
या मान लीजिए कि आपने ग्राफ का, आपका जो लीनियर इक्वेशन का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ग्राफ है, उसका जो ओरिजिन है वो पूरे सर्कल के सेंटर के ऊपर बैठा दिया, तो आपको जो सर्कल दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये एक एक जो पार्ट है, आप इसे क्वाड्रेंट बोलेंगे। अब ये क्वाड्रेंट में खासियत ये है कि ऐसे चार आपको यहाँ पे सेक्टर्स दिखेंगे, जिन सेक्टर में जो एंगल है थीटा का जो वैल्यू है वो 90 है। ये एक आर्क मिलेगा और एक आपको राइट एंगल मिलेगा, मतलब ये आपको कुछ ऐसा मिल रहा है। ऐसा दोनों का प्लस मिलेगा, तब आपको ये चीज मिल रहा है जिसमें ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब आपको इसका एरिया जब निकालना है, थीटा क्या मानना है, तब अगर आपको बताया है कि ये क्वाड्रेंट है तो आपको थीटा का वैल्यू तब डायरेक्टली क्या लेना है, 90 लेना है। तो अगर मैं ऐसा, मैं क्यों ऐसे ड्राइंग करने जाता हूँ, अगर मैं ऐसा एक सेक्टर का निकालने गया तो देखिए मुझे इससे ये भी पता चलता है कि अगर सारे इक्वल है, सारे तो इक्वल होंगे, सारे इक्वल हैं, तो मुझे ऐसे चार इक्वल पार्ट्स मिल रहे हैं तभी वो एक सर्कल बन रहा है। तो एक एक पार्ट जो है 1/4 होगा, 1/4, 1/4, 1/4, टोटल अगर जो है उसका 1/4 होगा। तो डायरेक्ट क्वाड्रेंट के लिए अगर आप बोल सकते हैं कि आप एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर का अगर 1/4 निकाल दें तो आप क्वाड्रेंट का डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, θ/360 वाला फॉर्मूला। सेम आंसर, बस यहाँ पे आर का वैल्यू स्क्वायर में पुट कर दीजिएगा 22, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एंगल नहीं दिखाया दिया है, यहाँ पे आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझा है। देखिए एक आपका वॉच है घर में, दीवार में जो बड़े गोल वॉचेस रहते हैं लगे हुए, वो एक वॉच है, वो भी तो एक सर्कल है। मिनट हैंड जो है उसका जो लंबाई है वो है 14 सेंटीमीटर। पूछा है कि अगर मान लीजिए 12 बजे यहाँ पे और ये मेरा 12:05 है, ऐसा है, फिर 2, फिर 3, ऐसा है ना, तो मेरा 12:05 तक ये मिनट हैंड कितना एरिया लेगा यहाँ, मतलब ये कितना एरिया है कवर करता है, स्वीप करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे धूल जमा हुआ है और मुझे यहाँ से यहाँ तक इस मिनट हैंड से इसको साफ करवाना है, तो कितना एरिया है वो। तो मुझे क्या करना है, देखिए 5 मिनट के लिए बोला गया, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बोला गया। टोटल सर्कल या टोटल वॉच का कितना होगा मिनट, यहाँ पे एंगल के बेस में हम नहीं लेंगे, किसके टर्म में लेंगे, मिनट के टर्म पे। टोटल के लिए कितना है, 60 मिनट। और टोटल के लिए एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू तो मुझे सिंपल सा दिख रहा है कि ये 14, ये आर है, ये सेंटर से यहाँ तक टच कर रहा है, मतलब यही आर है। अब टोटल के लिए 60 दिखा रहा है, तो 1 मिनट के लिए मुझे कितना दिखाएगा वो मुझे निकालना है। और फिर 5 मिनट के लिए 60 के लिए मेरा कितना है, पाई आर स्क्वायर। एक के लिए कितना निकालेगा, यूनिटरी मेथड, पाई आर स्क्वायर बाई 60। तो 5 मिनट के लिए 5/60 पाई आर स्क्वायर। तो आंसर मेरा जो एट लास्ट निकलेगा, मैं स्क्रीन को मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिए पहले एक बार। ये आंसर आएगा। तो मैंने अगर मिनट में निकला चाहना तो जितना मिनट मुझे निकालना है उतना बाय टोटल, जो निकालना है उतना बाय टोटल, यूनिटरी मेथड। टोटल के लिए पाई आर स्क्वायर है, जितना निकालना है उतना बाय टोटल। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 1/12, क्योंकि 5×2 = 60 होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या निकालेंगे, हाँ पाई का वैल्यू डिफॉल्ट में बाय डिफॉल्ट हम 22/7 ही लेंगे। फर्स्ट थिंग, नहीं दिया है कुछ तो 22/7, दिया है तो जो दिया है वो लेंगे। तो 1/12 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है, 14, 14 का स्क्वायर है तो दोनों 2 बार 14,
7 2 जा, ठीक है। यहाँ पे 4 3 जा या 2 6 जा, ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 11 जा। तो एट द एंड ऑफ द डे 14 इंटू 11 बाई 3 मतलब 154 बाई 3। यहाँ पे अगर हम डेसिमल में लेंगे तो 3 5 जा, 350 जा तो होता ही है, 350 जा तो 351 जा हमारा क्या होगा 153, और फिर 1 बचेगा तो वो हमारे लिए 3 ऐसे लेके आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा कुछ, और सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो यूनिट है वो हमेशा आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज एंड रिजल्ट कुछ है नहीं, वो सिली मिस्टेक के कारण आपका जो आंसर वो फुल मार्क्स आपको देंगे नहीं टीचर। नेक्स्ट, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। एक कॉर्ड है, मान लीजिए एक कॉर्ड है ए बी, ये सबटेंड्स एन एंगल, ये अगर एंगल मैं इसको ऐसे देखूं, मैं अगर ये मेरा कोई यहाँ से टॉर्च चलाओ या वो लाइट जाए या कोई भी हम कैसे भी देखें, अगर ये एंगल मैं देखूं, ये एंगल मुझे बोल रहा है कि 90 डिग्री है, तो मुझे माइनस सेगमेंट निकालना है और मेजर सेगमेंट निकालना है। 90 डिग्री के लिए मैंने आपको कुछ देर पहले बताया क्वाड्रेंट में कितना होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। मैं इसको अब अलग मेथड से बता रहा हूँ आपको। टोटल के लिए अगर पाई आर स्क्वायर है और इसके लिए माइनस कर देंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो बाकी के लिए कितना निकलेगा 3/4 पाई आर स्क्वायर। मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर के साथ जब 3/4 पाई आर स्क्वायर मिला था, तो 4/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर होके ये कट के पाई आर स्क्वायर मिला था। तो इसीलिए इस टोटल का वैल्यू 3/4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू मतलब इस सेक्टर का वैल्यू पूरा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक बहुत कुछ समझ लिया इस चैप्टर में, उनके लिए जो नहीं समझे। क्वाड्रेंट तक तो आप समझ में आ ही गया कि आपको थीटा का वैल्यू 90 लेना है। यहाँ पे क्या करना है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 360 माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है 90, तो 90/360 पाई आर स्क्वायर। 90 इसमें 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसमें 3/4, क्यों देखिए 270 आएगा और नीचे 360 आएगा, राइट। 360 माइनस 90 270, 90 इंटू 3 90 इंटू 4, ठीक है। और टोटल का जो एरिया है वो क्या है पाई आर स्क्वायर। तो मैं इसी एग्जांपल से आपको सिखा रहा था। अब जिनको समझ में नहीं आया वो इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। नो इश्यू, नो पार्शियलिटी, आपको जो भी अच्छा लगा वो करें। पाई का वैल्यू यहाँ पे दिया 3.14, आपको कैलकुलेशन में 3.14 यूज करना है, उससे कैलकुलेट करना है। आर का वैल्यू यहाँ पे 10 दिया है, तो यहाँ पे 100/4 और यहाँ पे 300/4 आएगा। 100/4 करेंगे तो डायरेक्ट आपका वैल्यू 25 पाई आएगा। 300/4 करेंगे तो आपका वैल्यू 75 पाई आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना ना भूलिएगा। पाई का जो वैल्यू है हमेशा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पे दिया गया है यूज करने के लिए, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, यूज कीजिएगा उसको। नेक्स्ट, इन अ सर्कल of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. ये एक मैंने आर्क मान लिया, ये अगर यहाँ पे सेंटर है तो ये जो आर्क का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। ये है 21, ये है 21। बहुत ही शानदार सवाल दिया है। लेंथ ऑफ द आर्क निकालने पहले बोला है। लेंथ ऑफ द आर्क मैं बार बार चाह रहा था कि ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि तब से एरिया निकाले जा रहा हूँ। एरिया ये आप देख लीजिए कैसे निकालना है, मैं आपको हिंट दे दूंगा। लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालेंगे, सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। इसके लिए क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, थीटा बाई 360 इंटू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 60/360 कितना आएगा 1/6, क्योंकि 60 इंटू 6 360 होता है और 60 इंटू 1 60, तो 1/6 2 पाई आर, 2 पाई का मतलब 22/7, आर का वैल्यू 21, 7 6 42, 2 12 21 42, तो 42 42 ऊपर नीचे गया, आंसर आया 22 सेंटीमीटर। ये इस आर्क का लेंथ है। ठीक है, अब आगे मुझसे पूछा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। ये तो आर्क था नीचे, मैंने अब जोड़ा क्यों, क्योंकि मुझे तो वहां पे एंगल दिखाना था। ये आर्क एक्चुअली था, यहाँ पे 60 था। एरिया ऑफ द सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया क्या होगा, ये पूरे का एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, बताओ बताओ। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू क्या है 60, तो 60/360 अभी बताया 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला लिखने के बाद पहले फॉर्मूला को छोटा कर दीजिएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कीजिएगा, वो इजी रहेगा आपके लिए। 1/6, पाई का वैल्यू 22/7, 21 इंटू 21, 6 7 42, 21 2 2 11 आंसर आएगा 21 इंटू 11। तो इसमें भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि देखिए डबल डिजिट के साथ कभी भी कोई 2 डिजिट का नंबर होगा, मान लीजिए ए बी, इंटू आप 11 कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए ए और बी को लिखिएगा और फिर से नीचे ए और बी को लिखिएगा। यहाँ पे जो सम आएगा ए बी का सम ही आएगा बीच में, मतलब आप ऐसे समझिए, अगर कोई भी नंबर है ए बी इंटू 11, तो मैं क्या करूँगा, ए लिखूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, यहाँ पे बी लिखूंगा, और यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा वो ए बी का सम होगा। तो यहाँ पे 21 था और इंटू 11 था, आप ये भी देख लीजिए एक बार। तो 21 के लिए मैं क्या लिखूंगा, सीधा यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 2 और 1 का 3, 231 आंसर। ठीक है, डबल डिजिट के साथ, बस डबल डिजिट के साथ, उससे आपको डबल डिजिट देखेंगे, डबल डिजिट के साथ आपको भी करेंगे तो 231 डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब एरिया ऑफ द सेक्टर आपने कितना मिला है आपको, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैं लिख देता हूँ। एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट मतलब नीचे वाला, वो कठिन सवाल। ट्रायंगल का निकालेंगे हम पहले ओ, इसको मार्क कर देते हैं ए बी, और ये यहाँ पे मार्क कर देते हैं सी। तो ए सी बी एक आर्क है, इसका हमें पूछा है। ठीक है, इसका हमें क्या बोला है 60, ये 60 है तो ये भी 60 है, ये भी 60 है। ठीक है, बहुत हो गया, बहुत मैंने ट्रिग्नोमेट्री से निकाला। अगर ये भी याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का तो आपको दिखाया है, अगर कभी आपको 60 60 60 दिखे, क्यों, क्योंकि देखिए अगर ट्रायंगल में कभी एक एंगल 60 होगा तो बाकी के दो एंगल अगर साइड इक्वल है, क्यों साइड इक्वल, क्योंकि रेडियस है दोनों, तो ये दो एंगल भी 60 होंगे। ठीक है, दो एंगल दो अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये थीटा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा और ऑलरेडी ये 60 दिया हुआ है, तो ये थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 60 देख लीजिए क्या हुआ, 2 थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू 180, आपका 120 आएगा, थीटा बाय 2, मतलब ये दो एंगल भी 60 60। तो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ओ ए बी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। जो भी एक साइड का लेंथ होगा वो बाकी तीनों का भी सेम लेंथ होगा, इक्विलैटरल है। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा √3/4 आर स्क्वायर, क्योंकि आर ही इनका साइड है। तो यहाँ पे मुझे मिल गया था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैं पहले ट्रायंगल निकालूंगा और उसके बाद मैं ऐसे निकालूंगा, तभी मुझे इसका निकलेगा। इसका मुझे मिल गया √3/4 आर स्क्वायर, √3/4 इंटू 441, ये मेरा आंसर मिलेगा 21 का स्क्वायर, 41 प्लस इसका जो एरिया है मुझे ऑलरेडी मिल चुका है,
अच्छा ये मुझे निकालना है कि इसका एरिया एक्चुअली इसका ये है 231। डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में लेता है √3 का वैल्यू तब तक मत निकालिएगा जब तक आपको पूछा गया है, अदरवाइज बेकार में मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। 1.73 कुछ ऐसा आएगा वैल्यू उसका √3 का। 231 माइनस √3/4 इंटू 441, इसमें आपका वैल्यू आ सकता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया 110 प्लस 0.25, ये आंसर है 441/4 का। या फिर आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली एलसीएम से नहीं कर रहा हूँ, मैं डेसिमल से कर रहा हूँ। 110.25 √3 इज इक्वल टू उस सेगमेंट का वैल्यू। तो ये मैं ऐसे करके आंसर निकाल सकता हूँ। और अगर बाई चांस आपको मेजर सेगमेंट निकालने बता दे तो पहले आपको माइनर सेगमेंट निकालना पड़ेगा। माइनर सेगमेंट निकालने के बाद फिर आपको मेजर सेगमेंट निकालना पड़ेगा। डायरेक्टली आप मेजर सेगमेंट वैसे मत निकालिएगा, माइनर सेगमेंट निकालिएगा, फिर एरिया ऑफ सर्कल से माइनर सेगमेंट माइनस कर दीजिएगा, आपको मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। वैसे आप कर सकते हैं। और √3 का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब तक वैल्यू ना दिया जाए आपको वैसे वैल्यू जैसे दे दिया जाएगा, यूज √3 इज इक्वल टू दिस दिस दिस, तब आप उसको √3 में यूज कीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिखा दिया √3, तो वैसे आपको दिखा देगा, तभी आप √3 का उसका वैल्यू लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा, बेकार में कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। A chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Chord का वैल्यू दे दिया है 15, 60 डिग्री का यहाँ पे सेंटर बनाता है, सेंटर में एंगल बनाता है, सॉरी सेंटर नहीं बनाता है, एंगल बनाता है 60। ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ये साइड साइड इक्वल है, तो ये भी कितना होगा 15 होगा, ये भी कितना होगा 15 होगा। इसका एंगल क्या होगा, ट्रायंगल का √3/4, 15 स्क्वायर, ये इसका एरिया होगा। अब देख लेता हूँ मुझे निकालना क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। हाँ, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। अच्छा, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए सेगमेंट, सेक्टर इज इक्वल टू ट्रायंगल प्लस सेगमेंट, ठीक है। ये मेरा मिला है √3/4, 15 स्क्वायर, ये मुझे मिलेगा कितना मिलेगा, ये मुझे कितना मिलेगा, θ/360। थीटा कितना है 60, 60/360 जिन्होंने नहीं देखा, नहीं समझा भी 60/360 क्यों लिया है, पीछे रिवाइंड कीजिए, आपको पहला 2 स्लाइड में आपको दिख जाएगा मैंने क्या वहां पे समझाया था। इज इक्वल टू 1/6πr²। r का वैल्यू 15 स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये तो इसका वैल्यू है, मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, 1/6π15²। तो ऐसा आपको मिलेगा, ये प्लस, तो अगर माइनस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा इसका वैल्यू 1/6π15² माइनस √3/4 इंटू 15², ये दिख जाएगा। √3 का आपको वैल्यू बता दिया है, 1.73 लेना है। पाई का भी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा 22. अच्छा पाई का भी वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेना है। यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत टफ है, यहाँ पे कैलकुलेशन आप देख लीजिए कैसे करना है आपको। 1/6π15² √3/4 15², 1/6π15² माइनस √3/4 15²। तो यहाँ पे 15² को मैं पहले हटा देता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ 15² दोनों में। ये मैं किसका निकाल रहा हूँ, सेगमेंट का, ठीक है, माइनर वाला। और माइनर प्लस मेजर इज इक्वल टू फुल सर्कल, यही होगा। माइनर का अगर निकाल दूं और इससे माइनस कर दूं तो मेजर निकल जाएगा, वो पार्ट आप खुद से कीजिएगा, मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1/6π मतलब 22/42, 6 × 7 42 हो गया, माइनस √3। तो यहाँ पे अच्छा मुझे तो ये मैंने गलती कर दिया ना, 3.14 लेना चाहिए था मुझे। ये गलती मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप वहाँ पे मत जाके कीजिएगा, आपको 3.14 लेना है। आप अगर समझेंगे कि मुझे कैसे भी क्वेश्चन कर देना, टीचर मुझे स्टेप मार्किंग दे देगा। कुछ कुछ टीचर्स होते हैं वो सच में वो 1 मार्क्स के लिए वो पूरा आपका क्वेश्चन काट देंगे, मान लीजिए, ट्रस्ट मी सच में ऐसा होता है।
3.14 पाई का वैल्यू बाई 6 माइनस √3 का वैल्यू 1.73 बाई 4। ठीक है, मैं डेसिमल से पहले इसमें डेसिमल में ही कन्वर्ट करूंगा। मैं फिर से एलसीएम लेके उसको वैल्यू को और बड़ा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आप कहीं भी करते हैं वैल्यू बढ़ता है, घटता नहीं है उसमें। ये बहुत जन का मानना है कि मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वैल्यू घट जाएगा। एलसीएम में लेंगे मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा उसमें टेबल में। देखिए आप यहाँ पे 12 लेंगे तो आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे फिर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर 12 से डिवाइड करेंगे, बहुत झमेला। 6 इन इसे डिवाइड कर लो, 6 5 से 30 1 4 6 2 ज़ा 12 2 0 3 ज़ा 18 फिर 2 0। ठीक है, फिर 18 मतलब ये 52.33333 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, यही आएगा ना कि और भी नीचे आएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे 5523333 ऐसा आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगा आपको देख लीजिए। 314 का मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 6 5 ज़ा 30 1 4 6 2 ज़ा 12 2 पॉइंट लूंगा। ठीक है, 0 आएगा, 3 लूंगा, 18 आएगा, 3 लूंगा, फिर यहाँ पे 2 0 आएगा, इसके लिए मैंने 3 ऑलरेडी ले लिया। यहाँ पे फिर से 2 0 फिर 3 आएगा, तो मैं 52.33 और ऑलरेडी 2 डेसिमल है ऑलरेडी, तो इसलिए 4 डेसिमल टोटल। इसमें 4 4 ज़ा 16 1 3 4 3 ज़ा 12 1 0 लिया 2 8 2, यहाँ पे फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा एक, तो यहाँ मैं 5 लूंगा 43.25 लेकिन यहाँ पे मेरा आंसर ये 0.4325, क्योंकि ऑलरेडी 2 डेसिमल है, मतलब पहले से ही और 100 डिवाइड है, तो इसलिए माइनस कर दूंगा मैं इसको। 8 यहाँ पे 3 आएगा, 0 यहाँ पे 9 0.908 सो 0.908। बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आएगा आंसर 225। मल्टीप्लाई कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। जो आंसर मिलेगा आप ये वाला जो ऑपरेशन है फॉलो कर लीजिएगा, आपको मेजर वाला भी मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। Chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. ये आप खुद दे रहा हूँ क्या हिंट है। ये क्योंकि आपको मैं इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि 120 डिग्री वाला मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल में करवाया, देख लीजिएगा एक बार उसको। एग्जांपल 3 जो है एनसीईआरटी का, उसमें मैंने करवाया। देखिए 120 12 12। अब बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ये सेगमेंट है कॉरस्पॉन्डिंग, इसके लिए यही कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है, ये नहीं है। यहाँ पे कोई सेगमेंट ये वाला सेगमेंट कुछ नहीं, या ये वाला नहीं, ये वाला। सिंपल शब्दों में आपसे ये पूछा है। ये 120 है, इसमें 60 वाला काम नहीं चलेगा, हम डायरेक्ट निकाल दें। इसके लिए आपको ये ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। पहले इसको मैं नेम कर देता हूँ ओ ए बी। ड्रॉ करने के बाद ये क्या होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 ये 90। आपको पता है अभी प्रॉपर्टी कि ये परपेंडिकुलर होगा, इसको भी बाइसेक्ट करेगा और इसको भी, इस साइड को भी, इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा और इस साइड को भी। ये 60 ये 90, तो ये कितना होगा 30। ये मेरा दिया है 12। ये अगर 12 दिया है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करेंगे तो ओ डी मेरा मिल जाएगा। यहाँ पे ओ डी मिल जाएगा, हाइट हाइट ऑफ द ट्रायंगल मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कर लेते हैं। साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30, तभी मेरा ये परपेंडिकुलर, इसके लिए यही परपेंडिकुलर है। तो P by H is equal to half is equal to P by 12. So P is equal to 6. So the height will be 6. याद रखिएगा।
ये 6 है, ये कितना होगा? सिमिलरली ये अगर साइन हमने लिया है तो यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे साइन 60 ले सकता हूँ। साइन 60 लूंगा तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है इसके लिए, यही परपेंडिकुलर है ना। इसमें साइन 60 लिया, ये परपेंडिकुलर है। इसमें साइन 60 लूंगा तो इस एंगल के लिए क्या परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। टेंशन मत लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री भी आपको सिखाऊंगा, उसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट। अगर आप अभी तक आपने कहीं से अगर पढ़ा है वो आप रिटेन कीजिए, बाद में फिर से आपको ट्रिग्नोमेट्री में मैं दिखा दूंगा। पी डैश, अगर यहाँ पे पी डैश कौन है, यहाँ पे डीबी है 60 के लिए, उसको मैं पी डैश मान रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज तो सेम है, बाई 12। पी डैश क्या है वो हमें निकालना है, पी डैश, और यहाँ पे √3/2। तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा पी डैश इज इक्वल टू 6√3। तो ये मेरा आएगा 6√3। मैंने बताया था ये और ये इक्वल है, तो ये भी क्या आएगा 6√3। दोनों मिला के टोटल क्या आएंगे 12√3। इतना क्लियर है? तो ये मेरा मिला था 6, ये टोटल मुझे मिला था 12√3। इतना मुझे मिल गया। तो मैं ओ ए बी का ट्रायंगल जल्दी से यहाँ पे एरिया निकाल लेता हूँ। ओ ए बी के लिए क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इज 6√3 into √3, 12√3, sorry, 12√3, और हाइट इज 6, 36√3। यहाँ पे 12 था, 6 कट गया 2 से। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है 36√3। ठीक है, याद रखिएगा। इस बार तो आपको पता है ना क्या निकालना है। यही हो रहा है। कितना आया 36√3। इसका निकालो तो डायरेक्ट निकल जाएगा। थीटा/360 करेंगे तो थीटा क्या वैल्यू क्या है, ये थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है 12, 12 का मतलब 144। ये भी कट जाता है, ठीक है। 3 4 सा 48 सा होगा, ठीक है, 348 सा। तो 48 पाई माइनस 36√3। पाई का वैल्यू भी डेसिमल में दिया है, 48 इंटू 3.14 माइनस 36 इंटू 1.73। ठीक है, अब मुझे एट द एंड मुझे बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना ही है अभी। 173, अब मैं भाग नहीं सकता इससे। 8 1 42 43 6 1 6 10 9 21 2 3 1 3 5 8 2 2 6 माइनस इसके लिए 2 3 8 1 3 1 1 8 3 24 25 4 6 यहाँ पे 1 4 1 4 और 1 यहाँ पे 5 4 3 12 2705115 यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो 150.72। अब 150.72 28 62 4 यहाँ पे 3, ये 4 आ जाएगा, ये 4 आया, यहाँ पे 3 आया, 4 हो गया 8, और यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा 88.44। ये आपका आंसर आएगा। फिर से मैं भूल गया, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना मत भूलिएगा। अब
88.44 सपोज मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन इसमें घुमा के क्या दे सकता है, मेजर का निकालो भाई। आप कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल दिया, मेजर का निकालो। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर माइनस 88.44। क्यों, मैंने पहले ही बताया था, सर्कल इज इक्वल टू मेजर प्लस माइनर सेगमेंट और सेक्टर, राइट। मेजर माइनर सेक्टर भी और मेजर माइनर आपका सेगमेंट भी। और सरकमफेरेंस, ये एरिया के लिए, सरकमफेरेंस के लिए मेजर प्लस माइनर आर्क, आर्क होता है ना उसमें, तभी तो हमको सरकमफेरेंस निकलता है। यहाँ पे ये माइनर आर्क, वो मेजर आर्क, तो सरकमफेरेंस के लिए लिखिए। देखिए सर्कल आपका ऐसा तैयार हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलेंगे, मेरी गारंटी है। कोई भी एक भी चीज आपको मैं मिस नहीं करवा रहा हूँ। आपको जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है वहां पे स्किप किया जाता है बहुत चीज, मैं आपको पूरा चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग। ये पैग यहाँ पे इसको बोलते हैं, यहाँ पे कुछ में लगा हुआ है, उसमें हॉर्स टाइड है at a corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, ये कैसा कैसा चीज है, ये तो आपको बता दिया ये 15 है, नो इश्यूज। ये भी 15 है, नो इश्यूज। और ये भी 15 है, नो इश्यूज। व्हाई, बिकॉज स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये मुझे जो रस्सी है, मुझे वो स्ट्रेट मुझे मिला है, दिखा तो रहा है ऐसे, लेकिन मैं कंसीडर जब करूंगा, जब वो फोर्स पूरा खींचेगा, क्या वो स्ट्रेट रहेगा? वो तो रस्सी पूरा रहेगा ना, स्ट्रेट रहेगा ना, वो तो कर्व नहीं रहेगा, और वो पूरा खींच रहा है तब तो वो स्ट्रेट रहेगा। आप कोई भी रस्सी वगैरह खींचोगे पूरा तो स्ट्रेट हो जाएगा ना तब। तो ये क्या है, 5, ठीक है। अब मुझे पूछ रहा है कि कितना ग्रास, एरिया ऑफ ग्रास ये हॉर्स ग्रेस कर पाएगा। तो मुझे एट द एंड क्या मिल रहा है कि मुझे ऐसा एक क्वाड्रेंट मिल रहा है। ये 90 है ऑलरेडी, ये 90 है, ये 90 है। तो मैं यहाँ पे क्या बता सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे ये लोग ट्रिक करके एक सर्कल ही दे रहे हैं, जिसमें ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। ये 90 क्यों? क्योंकि देखिए ये स्क्वायर में क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 है, तो अगर ये स्क्वायर है तो ये 90 है, तो इसका क्वाड्रेंट का क्या होगा, 90। और एक क्वाड्रेंट 90, तो बाकी चारों क्वाड्रेंट में 90 90 90 ही होंगे, बाकी तीनों। तो मुझे अगर एरिया निकालना है, मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से निकाल सकता हूँ। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मैंने आपको डायरेक्ट बताया था फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं बताया था, बता के मतलब समझा के बताया था। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 इनटू एरिया ऑफ गिवन सर्कल। गिवन सर्कल तो है नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू पाई आर। यहाँ पे क्या है, ये जो हमने खींचा था लास्ट तक, वो लेंथ क्या है, वो है 5, 5 इंटू 5 25। अच्छा, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं 25/4 कर सकता हूँ, ठीक है। 25/4 इंटू 3.14 ये मैं कर सकता हूँ। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ, 25/4 इंटू पाई, याद रखिएगा वैल्यू को, 25/4 इंटू पाई। ये सब शॉर्टकट्स नहीं है, ये आपको बड़े लेंथी कैलकुलेशन से बचने के लिए बार बार आपको एक चीज नहीं करना पड़ेगा। देखिए 4 इंटू 25 100 होता है, 4 इंटू 25 100 होता है। तो यहाँ पे मैं 25 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 100 आ जाएगा। या यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, और एक चीज मैं कर सकता हूँ, 25 ऊपर में 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरा आंसर है 3.14। यही मुझे बोला है सुनने के लिए।
यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा 16, ऊपर में क्या आएगा 100, तो 100/16 इंटू 314/100, 100 काट दो, 314/16, 16 1 जा 16, 154, 16 9 जा 16 9 जा तो 144 हो जाएगा, 16 9 जा 144, 314, 16 1 जा 16, 154, 16 9 जा 144, यहाँ पे आपको 10 मिलेगा, 100 आएगा, 16 6 10 9 6 4 0, 16 2 जा 32, 8 बस स्टॉप कर दो, 19.62, 19 पॉइंट इसको 63 मान लेते हैं, राउंड ऑफ करते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू 5 से बड़ा आता है या 4 से बड़ा आता है, तो उसमें 19.63 मान लेते हैं। आपको ये बात पता था कि जैसे कि कोई डेसिमल है, वो इधर में कोई भी नंबर है, अगर 4 से ज़्यादा वैल्यू है तो राउंड अप करके हम उसे नेक्स्ट डिजिट में बदल देते हैं। मुझे लगता है ये सेशन बहुत ही लंबा हो रहा है, शॉर्ट कर देता हूँ इसमें और अच्छे से समझाने के लिए, लेकिन जिसे लग रहा है कि सेशन लेंथी हो रहा है वो वीडियो जब देखेंगे वो इसको वॉच टाइम जो स्पीड है उसको बढ़ा के देख सकते हैं। इंक्रीज इन एरिया, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। द इंक्रीज इफ इन द एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर, रेडियस में बढ़ा के 5 से मैं 10 कर रहा हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला मेरा सेम रहेगा, बस ये r 5 की जगह क्या बन जाएगा +5 और हो जाएगा, तो पहले 5 स्क्वायर था, अभी क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, क्योंकि मैं 5 + 5 कर रहा हूँ ना, तो r मेरा क्या हो रहा है 5 + 5 = 10, r स्क्वायर मेरा हो जा रहा है 100, ठीक है, 10 का स्क्वायर, तो मेरा 10 का स्क्वायर है 100, 100/4 इंटू 3.14, 100 से ये कट गया, 314/4, वहाँ पे 16 से कर रहे थे, वो 314/4 हो गया, 75 अच्छा 76 का कितना होता है, 75 से अगर 300 होगा तो 76 से 304 होगा, और 77 सा 308 होगा, और 78 सा 312 होगा, तो 78 अगर करेंगे तो 312 हो रहा है, मतलब 2 बज रहा है, तो 78.5 आंसर आएगा यहाँ पे। या आप डायरेक्टली इसमें कर सकते हैं डिवीजन, कैसे भी आप जैसे ट्रेडिशनल मेथड करते हैं, 4 7 सा 28, 3 4, 4 8 सा 32, 2 0, अगर डेसिमल लेंगे तो 5। नेक्स्ट अब्रूच, अब्रूच, अब मुझे पता नहीं, अब मैं इसको पिज्जा मान रहा हूँ, मुझे तो ये पिज्जा जैसा लग रहा है, ऊपर में टॉपिंग्स है, मैं ये पिज्जा मान रहा हूँ, ब्रूच मैं इसको नहीं मान सकता, तो ये अब पिज्जा में मान लेता हूँ विद सिल्वर वायर, अच्छा सिल्वर वायर है पिज्जा में, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर, ये डायमीटर है 35 मिलीमीटर, अगर डायमीटर 35 है, d is equal to 35 millimeter, that means 2r is equal to 35, so 1r will be 35/2, very simple, no confusion in this. अब r is equal to 35/2 दिख गया. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle in 10 equal sectors. 10 equal sectors. ये आपको दिख गया एक, अच्छा 5, इसके बारे में बोल रहे हैं, इसमें एरिया जो उसमें जो रेडियस है वो मुझे बताया है 5, इसमें मेरा डायमीटर है, making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. क्वेश्चन तो काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे 5 डायमीटर बता दिया, अच्छा तो डायमीटर इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर, r इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर, डिवाइड इनटू 10 इक्वल सेक्टर, सारे के इक्वल सेक्टर है, तो देखिए एक सेक्टर, एक टोटल जो सर्कल है, टोटल सर्कल का होता है 360 डिग्री, इसको अगर हम 10 इक्वल भाग में भाग कर दें तो हर एक सेक्टर का डिग्री कितना आएगा 36 डिग्री ईच सेक्टर, तो 36 प्लस 36 प्लस 36, ऐसे 10 36 होंगे, तो तब आपको एक 360 का सर्कल, जो एक्चुअल सर्कल है वो आपको दिख जाएगा। तो एक जो सेक्टर का जो मेरा लेंथ है, मेरा जो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एंगल है, वो क्या है, वो है 36,
The total length of the silver wire required. Total length of the silver wire required. Total length of the silver wire required. अच्छा, मैं टोटल लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड के पहले मैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकाल देता हूँ. एरिया ऑफ ईच सेक्टर मुझे पता है 5 डायमीटर्स. द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स. अच्छा, 5 डायमीटर्स, 1 2 3 4 5. अच्छा, 5 डायमीटर से मतलब उनका ये है, 5 डायमीटर्स बनाए गए विद 10 इक्वल सेक्टर. वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर. अच्छा, डायमीटर मैं समझ गया. अब इसका क्वेश्चन का क्या मीनिंग है. डायमीटर 35 है. अगर ऐसे मैं 1 2 3 4 और एक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कहीं पे, 5 ऐसे डायमीटर ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे ऐसे 10 सेक्टर मिल जाएंगे. ये वो बोलना चाह रहा है. डायमीटर मेरा 35 है. अब मैं समझा. तो मेरा डायमीटर कितना है, d इज इक्वल टू 35, r इज इक्वल टू 35/2. पहले मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देता हूँ. एरिया ऑफ ईच सेक्टर, पूरा का नहीं बोला है, ईच का बोला है. एक के लिए 360 था, मतलब पूरे सर्कल के लिए. तो एक जो मेरा जिसके लिए मतलब टोटल 10 है, तो मेरा क्या निकलेगा इसमें 36. मैंने बताया आपको. तो 36 डिग्री बाई 360 आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, टोटल कितने भाग हुए सर्कल के, 10 भाग. एक भाग टोटल सर्कल का कितना है, पूरे सर्कल का कितना है, होल पाई आर स्क्वायर. एक भाग का मिलेगा आपको पाई आर स्क्वायर 10, क्योंकि 10 टोटल भाग तो 10 ही है, 10 का लिए पाई आर स्क्वायर इक्वल है सारे. तो टोटल एक के लिए कितना आपको मिलेगा, पाई आर स्क्वायर बाई 10. 10 है ना टोटल, ठीक है. तो पाई आर स्क्वायर बाई 10. तो पाई आर स्क्वायर अगर मैं 10 करूंगा तो 35 इंटू 35 बाई 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे 1/10. ये आपका आंसर मिलेगा. 2 5 जा, 2 11 जा, ठीक है, 5 7 जा, 7 7 जा, 35 इंटू 11/4. ये आपका आंसर. मैंने क्या बताया, डबल डिजिट के लिए आपको 11 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत कैसे है. 35 लिख दो, बीच में दोनों का सम लिख दो, 385 डिवाइड हो गया. 4 9 सा 36, 2 5 24 125. देखो मैं ऐसे क्यों करता हूँ, देखो 100 का होता है 25, 25 इंटू 4. 1 का होता है ना, मैं 0.25 इंटू 4, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ. नहीं तो आप डायरेक्टली, अगर जिसको समझ में नहीं आए वो डायरेक्टली से डिवाइड कर सकते हैं. तो इसमें आंसर आएगा एक एक के लिए 96.25. लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, देखिए लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर क्या है, डायमीटर है 35, ठीक है. अब ब्रूच इज मेड विद सिल्वर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल. ये लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर. इसमें भी यूज किया गया है, बाउंड्री में भी. तो सिल्वर जो वायर है वो बाउंड्री में भी यूज किया गया है, प्लस डिवीजन में भी यूज किया गया है. डिवीजन में यूज किया गया है तो देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताने वाला था ना लेंथ ऑफ सेक्टर. एक सेकेंड. पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, देखिए पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे आप निकालोगे. ये आर है, ये आर है, ये एक आर्क है, आर आर और आर्क. इस आर्क का वैल्यू मैंने आपको क्या बताया, L इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर और द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. तो टोटल का क्या होगा, इसका होगा L प्लस आर प्लस आर, मतलब L प्लस 2R. ब्रेक करेंगे तो थीटा बाई 360 2 पाई आर प्लस 2R, तो L प्लस 2R. यहाँ पे भी वही है, R R L. तो बाउंड्री प्लस डिवीजन. अच्छा, डिवीजन मतलब एक एक सेक्टर से, ऐसे कितने सेक्टर्स है, ऐसे इंटू 10 डिवीजन है. ऐसे करके हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हर एक के लिए यहाँ पे आर, ऐसे कितने आर होंगे, ऐसे 10 आर होंगे, तो 10 रेडियस
इंटू बाउंड्री कर सकते, प्लस बाउंड्री कर सकते हैं, बाउंड्री के लिए पूरा अलग से, या डायरेक्टली हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या कर सकते हैं, सर्कमफेरेंस प्लस 10 कटिंग हुए थे, तो 10 कटिंग के लिए यहाँ पे एक वायर, यहाँ पे एक वायर, यहाँ पे एक वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, टोटल 5 डायमीटर्स यूज हुए, तो टोटल 5 इंटू 2r। ठीक है, एक डायमीटर का वैल्यू क्या है, 35। 5 डायमीटर्स के वैल्यू क्या होंगे, मतलब एक डायमीटर का वैल्यू, d का वैल्यू है 35, 5 डायमीटर्स के वैल्यू होंगे 150, 175। ठीक है, और यहाँ पे 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर का वैल्यू क्या है 35 बाई 2, 2 कट गया 35 पाई, तो 35 इंटू 22/7 प्लस 175, 7 5 सा 110, 110 प्लस 175 मतलब 285, ये आपका सेंटीमीटर का आंसर है। ऐसे आप देख सकते हैं इसको। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक सेक्टर है, ऐसे टोटल 10 सेक्टर है। ठीक है, 10 सेक्टर है टोटल, एक सेक्टर का मैं अगर पेरीमीटर में कैसे निकाला, L प्लस 2R मतलब L प्लस D, तो L प्लस D में मैं कितना ऐसे निकाल सकता हूँ, 10 के लिए मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल एरिया, टोटल लेंथ निकल जाएगा, वायर कितना यूज है 2 पाई R इंटू 10 इंटू R। ठीक है, या फिर 5 इंटू डी, या तो 2 इंटू आर, 10 इंटू आर, तो 5 इंटू डी यही होगा, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, तो वही 2 इंटू पाई इंटू 35/2 प्लस 10 इंटू 35/2, यहाँ पे 15। अच्छा, मैंने वहाँ पे कुछ गलती किया था, ये आप फॉलो कीजिएगा, 35/2 मैंने वहाँ पे नहीं लिखा था, 35/2 होगा, डायमीटर मैंने डायरेक्टली वहाँ पे लिख दिया था 35 इंटू, वहाँ पे 5 डायमीटर्स थे, तो अच्छा यहाँ पे, अच्छा सॉरी कोई गलती नहीं किया था, ऐसे ही गलत 175, यहाँ पे 2 टू 35 पाई। ठीक है, तो फिर से 110 प्लस 175 2r, अगर आप करेंगे मतलब d, तब आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, r सिर्फ करेंगे तो 10 से, मैं यही बता रहा हूँ। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको 10r ही मिलेगा, यहाँ पे कोई गलत नहीं है, जो स्टूडेंट ये कर रहा है वो भी सही है, जो स्टूडेंट ये कर रहा है वो भी सही है। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, 8 रिब्स है, रिब्स मतलब ये, ठीक है, 8 ऐसे रिब्स हैं। Assuming umbrella to be a flat circle, अगर ये फ्लैट सर्कल है, रेडियस 45, तो एक एक रिब एक रेडियस है, मतलब 1 रिब इज इक्वल टू 1 रेडियस। 8 रिब 8 सेक्टर्स में सर्कल को डिवाइड करता है, ये मेरा अभी तक ऑब्जर्वेशन है अम्ब्रेला को। और इज द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, मतलब अगर ये और ये दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स हैं, तो इन दोनों के बीच में एरिया कितना है, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव रिब है और ये कॉन्जिक्यूटिव रिब है, इन दोनों के बीच में एरिया कितना है, ये एरिया कितना है, ये एक कॉन्जिक्यूटिव रिब, ये एक कॉन्जिक्यूटिव रिब, तो मतलब एरिया ऑफ द क्या होगा वहां पे, एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर पूछे, सिंपल सा सवाल है, सारे सेक्टर्स इक्वल हैं, इक्वल स्पेस पहले ही बोल दिया है, सारे सेक्टर्स इक्वल हैं। टोटल कितने सेक्टर्स हैं, तो टोटल एरिया कितना है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, इक्वल स्पेस्ड है, तो एक सेक्टर का मुझे कितना मिलेगा 8, क्योंकि टोटल 8 है, तो पाई आर स्क्वायर टोटल के लिए, पाई आर स्क्वायर बाई 8 एक के लिए, फिर पाई आर स्क्वायर बाई 8 एक के लिए, फिर ऐसे 8 बार मल्टीप्लाई प्लस होगा तब जाके पाई आर स्क्वायर निकल रहा है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाई 8 लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे सेम चीज मुझे 8 प्लस करेंगे तो तभी हमें पाई आर स्क्वायर मिलेगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 8 है 22/7 पाई इंटू, अच्छा पाई क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, 1/8 इंटू 45 इंटू 45, 7 8 से 56 हो रहा है, 5 और यहाँ पे 45, 7 से तो यहाँ पे कट नहीं रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे हम यहाँ पे स्क्वायर करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया
तो मैं पहला मेरा देखिए यहाँ पे 45 इंटू 2 मैं कर सकता हूँ ऐसे। देखिए मैं ऐसे कर रहा हूँ 2 इंटू 11 इंटू 45 इंटू 45 बाई 7 इंटू 8। ये मेरा कट गया 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर आया 11/28 इंटू 45 स्क्वायर, ठीक है। अब 11 इंटू 28 45 स्क्वायर, मैं इसको डायरेक्ट स्क्वायर में निकाल दे रहा हूँ। 45 इंटू 45 स्क्वायर का एक भी मैंने एक ट्रिक भी मैं फॉलो करता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में दिखा दूंगा। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा वो ट्रिक में अगर मैं आपको समझाऊंगा तो। 25 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 5 4 20, 4 5 20, 2 18 5। अच्छा मैंने गलत किया क्या इसमें? 5 4 20, 2 0, यहाँ पे 4 5 20। अच्छा यहाँ पे 2 आएगा। 4 5 22, 4 4 16 18, ठीक है। कोई गलती नहीं था यहाँ पे। 2025, तो 2025 यहाँ पे फिर से 2025, तो यहाँ पे आएगा 70422407 सो 24075 बाई अगर 28 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आपको ढूंढना है। 28 5 जा 9 जा तो 10 जा कितना था 280। 10 अगर 280 होगा तो 280 माइनस 20, 280। अच्छा 28 इंटू 8 करता है 160 और 64 224। फिर यहाँ पे 16 167। 28 इंटू 5 140 होता है 140। 727 यहाँ पे 5 आ गया 275। 28 इंटू 10 28 इंटू 9 होगा, ठीक है। तो 180 72 252 23 डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट आएगा, डॉट के बाद कुछ 28 फिर इंटू वहाँ पे 8 224 फिर 6 यहाँ पे 0 22 सा 56। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका आंसर आएगा 859.82, ऐसा कुछ आंसर आएगा आपको। ये आपको आंसर देगा और आपको ये सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार हैज 2 वाइपर्स। एक कार है ये आपका सीट बेल्ट, यहाँ पे आपका स्टीयरिंग है। इस कार में 2 वाइपर है, हर एक का ब्लेड 25 सेंटीमीटर लंबा है। 25 सेंटीमीटर लंबा है, ये 25 सेंटीमीटर का, ये 25 सेंटीमीटर का। वाइपिंग थ्रू द एंगल ऑफ 115, तो ये जो एंगल है ये 1115 डिग्री का है। मुझे बोला है टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द प्लेन। ये कितना एरिया है, ये कितना एरिया है, ये आप मुझे पूछा। और कोई किसी को ओवरलैप नहीं करता। ओवरलैप मतलब ऐसा नहीं होता है वो, मतलब ये इसके एरिया में नहीं दखल अंदाजी करता, ये इसके एरिया में नहीं करता। तो मुझे देखिए 2 सेक्टर्स मिल रहे हैं, सिंपल सा 2 सेक्टर मिल रहे हैं। थीटा 1 इज इक्वल टू 115, थीटा 2 115। ये हो गया आपका। तब एरिया इसमें निकालेंगे तो थीटा 1 बाई 360 पाई आर स्क्वायर, उसमें क्या निकालेंगे प्लस थीटा 2 बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 1 थीटा 2 सेम है ना, तो 2 इंटू थीटा भी लिख सकते हैं, 2 इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बस डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। ब्लेड ऑफ लेंथ 25, 25 क्या है, लेंथ ऑफ रेडियस है। 2 थीटा है, आप ऐसे ही मान लीजिए 115, तो मैंने 2 लिया 115 बाई 360, ऐसे भी लिया, ठीक है। 230 बाई 36, मतलब आंसर आएगा यहाँ पे 23/36, ठीक है। बस आपको ये सॉल्व करना है। 211 सा 218 सा 70 156 यहाँ पे आएगा 126, ठीक है। 126 यहाँ पे 625
और 23। बस ये आपको कैलकुलेशन अब खुद से करना है, तब आपका आंसर जो मिलेगा वो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में मिल जाएगा। कर दूँ ये कैलकुलेशन, ना खुद से कर लोगे? खुद से कर लोगे या कर दूँ? 625 इंटू 23, चलिए कर देता हूँ 126। अभी तक कुछ बच्चे वीडियो एंड कर दिए होंगे, जब भी वो अभी देख रहे हैं, फिर मैं कर देता हूँ। 35 यहाँ पे 1, 3267, 3618, 1250 आएगा। 2 इंटू 625, 1250 0521, ठीक है। 57341 बाई 126, तो आंसर क्या है 14375 बाई 126। डिवाइड कर दो 14375 से 126, 126 यहाँ पे आएगा 177, 126 177, तो फिर से 1 से 126 51 5, 126 5 630 आएगा। 4 480 प्लस 24 504। तो ये बोलेगा आई वांट 515, तो बोलेगा बट आई एम 504। ठीक है, 11 आएगा डॉट, यहाँ पे 0। ये बोलेगा आई एम 126, ये बोलेगा बट आई एम 110। तो ठीक है, डेसिमल, डेसिमल में एक 0 ऐड होगा, तो फिर से एक 0 ऐड करेंगे, तब 1100 आएगा। 1100 आएगा तो इंटू 10 करेंगे तो 1260 आ जाएगा। तो बट आई एम 110, तो क्या करेगा 126 इंटू 9, मतलब 120 प्लस 6 इंटू 9, 12 इंटू 9 इज इक्वल टू 108, उसके बाद 0 प्लस 54, सो 1134। इसमें भी नहीं होगा। 126 इंटू 8, 120 इंटू 8 होगा 960, 6 इंटू 8 हो गया 48, 8 यहाँ पे 0, यहाँ पे 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 1008। फिर यहाँ पे आ जाएगा 92। तो ये इक्वेशन चलता रहेगा। अब मैं यहाँ पे इसमें क्लोज कर दे रहा हूँ, 114.1 लिख दीजिएगा यहाँ पे अप्रॉक्स, क्यों यहाँ पे बोर्ड से याद आया नंबर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, लाइट हाउस spreads a red colored light over a sector of 80 centimeter. So this is a lighthouse, जो कि अगर ऐसे बनेगा तो बह जाएगा, डूब जाएगा, जो भी हो, क्योंकि ऐसे लाइट हाउस नहीं होते, बहुत अच्छे होते दिखने में लाइट हाउस। ये तो बहुत ही बेकार बने हुए हैं ड्राइंग। अब यहाँ से जो दूरी है टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर, ये ऐसे करके काट करता है, तो डिस्टेंस कितना है 16.5 किलोमीटर। 16.5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं सर्कल मान लूँ तो ये रेडियस है 16.5 किलोमीटर है इज्जत से, 16.4 किलो, 16.5 किलोमीटर। अब यहाँ पे 80 डिग्री बताया गया है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर वार्न, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या होगा 80 डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 16.5 का होल स्क्वायर। 42 से 49 से, so 2 by 9 into 3.14 by 100 into 165 by 10 या 100 या into 165, ये आपका आंसर है। इसको आपको, तो आप ये खुद से कर सकते हो मुझे लगता है, तो आप इसको खुद से कर लीजिएगा। 2 by 9 इंटू 3145 का वैल्यू है 16.5। मैंने रेडियस मांगा क्योंकि ये अगर मैं लाइट हाउस का एक आर्क मान लूँ तो ये मेरा लंबाई मुझे बोल रहा है 16.5, ये मैक्सिमम जो लेंथ है, और मैक्सिमम लेंथ एक सेक्टर का क्या होता है ये भी याद रखिएगा। हाँ, एक सेक्टर का नोट मैक्सिमम लेंथ रेडियस होगा उसका, ये रेडियस होगा। तो इस मैक्सिमम गो टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 ही जा सकता है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, तो वो वही रेडियस होगा मेरा।
उस कॉन्सेप्ट से मैंने इसको 16.5 किलोमीटर माना है। उसके बाद आपका बस कैलकुलेशन पार्ट है। नेक्स्ट, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर 12.4। अब 12.4 में ऐसा था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इक्वल डिजाइन। रेडियस कितना है 28, तो एक ये जो एक डंडी है ये 28 का है, ये 28 का है, ये 28 का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं फिगर तो मुझे लग रहा है यही था, मैंने पेस्ट करना भूल गया, आप देख लीजिए एक बार। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जितने भी डिजाइन है, जितने भी सेक्टर्स में डिजाइन है उसका एरिया निकालना है। तो एक डिजाइन का एरिया क्या निकलेगा, क्या निकलेगा बताइए। यहाँ पे 28 सेंटीमीटर है, सारे अगर मैं सेम मान लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पाई इंटू 28 स्क्वायर, यही मिलेगा। और एक डिजाइन के लिए मुझे रेट मिलता है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। मुझे लगता है इसमें मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे √3 का वैल्यू मुझे लग रहा है इसमें जो डिजाइन है वो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा था, ऐसा था। मैं आपको अगले वीडियो में ये करवा दूंगा, माफ कीजिए, मैं इस वीडियो में इसका जो डायग्राम है, सही डायग्राम मैं यहाँ पे बना नहीं पाया, मुझसे छूट गया है गलती से। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन ऐड करके फर्स्टली ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, बस डायग्राम के लिए ये हो नहीं रहा है। और उसके बाद मैं अगले वीडियोस, मतलब अगला जो चैप्टर है उसमें जो भी पार्ट रहेगा वो मैं सिखाऊंगा। 14, क्वेश्चन नंबर 14, इसको मैं अभी देख लेता हूँ, ये लास्ट है क्वेश्चन। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R। क्या होगा बताइए, थीटा बाई 360 लेते हैं तो क्या होगा, P बाई 360 इंटू 2πr। एरिया बोल रहा है 360, इसमें तो 360 आ जा रहा है, लेकिन 2πr है, ये सर्कमफ्रेंस है, ये करोगे तो गलत हो जाएगा, ये होगा। क्यों बताओ, किसी ट्रिक खेल गए, देखो 2 मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर के साथ, 2 काटोगे तो 360 आ जाएगा, P बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो बंदा यहाँ पे 360 देगा जल्द से कर देगा, क्योंकि सब में 180 720 ये सब है, आंसर ये है, ठीक है। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है, कोई और कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाइड नहीं है। और दूसरे में क्या था, थीटा बाई 360 इंटू 2 πr, या फिर थीटा बाई 180 इंटू पाई आर भी आप इसको एट द एंड लिख सकते हो। 2 यहाँ पे 180 से अगर मान लो कट गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबा रहा, आप लोगों के लिए बहुत टायरिंग है। मैं कोशिश करूंगा आगे से ऐसे अगर बड़े वीडियोस होंगे तो मैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। और क्वेश्चन नंबर 13 मैं अगली वीडियो में ज़रूर करवा दूंगा। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपका दिन बेहद शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। कीप प्रैक्टिसिंग।